इंडियन नेवी के 8 अफसर 45 दिन पहले उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, लेकिन 1.5 महीने बीतते बीतते वो वापस आज सुबह भारत आते हैं और कहते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी की वजह से ही हमारी जिंदगी बच पाई है। अब इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। किस चीज के जासूसी का आरोप था, क्या वो आरोप लगे थे जो अब निराधार हो चुके हैं, उन पर सारे आरोप खारिज हो चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे भारत ने कैसे अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाया, वो क्या वजह थी और कैसे बच पाए, और इसमें इस पूरे प्रकरण में कैसे एक राजशाही परिवार का नाम सामने आया, कैसे उससे मदद ली गई, और खास तौर पर विदेशी मीडिया भारत के जब नौसैनिकों को छोड़ा गया, यानी एक मुस्लिम देश से वो वापस इनको बचा कर लाया गया, तो उस पर ये चीजें क्या क्या बता रहे हैं, आज उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, जो सबसे खुशी वाली बात है कि जो हमारे पूर्व नौसैनिक थे, जो एक काम के सिलसिले में एक प्राइवेट जॉब के लिए जिन्हें अच्छा ऑफर मिला था, वो विदेश में जाते हैं, वहां पर नौकरी कर रहे होते हैं और सच्ची मन से काम भी कर रहे होते हैं। अब कहते हैं भारतीय कहीं भी जाते हैं तो दिल और मन पूरा झकझोर देते हैं, अपने आप को पूरा उसमें निछावर कर देते हैं और एक अच्छा काम करके दिखाते हैं। और शायद यही वजह है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, सबकी सीईओ इंडियन है, क्योंकि इंडियंस अच्छा काम करते हैं। और शायद यही वजह थी कि कतर की एक डिफेंस कंपनी इंडिया के 8 नेवी अफसर को, जो अच्छे पोस्ट पे तैनात थे, उन्हें बुलाती है और उनसे कहती है कि आपकी हमें एक्सपर्टीज चाहिए, आपकी मदद चाहिए, हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं। वो क्या चीजें बना रहे हैं, डिकोडिंग क्राइम है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वहां पर काम करते करते होता ना, कोई चीज खल जाती किसी की आंखों में। इंडियन नेवी के जो अफसर थे जो काम कर रहे थे, ये चीजें खलने लगी कुछ लोगों को और उन पर इल्जाम लगा दिया गया जासूसी का। अब जासूसी का इल्जाम लगा, कैसे कोर्ट में मामला जाता है, वो फंसते हैं। कौन थे वो अफसर, क्या नाम है उनका, कहां काम करते थे पहले इंडियन नेवी में, सबके बारे में आज आपको बताएंगे हम। ज़्यादा देर ना करते हुए, खबर आप सबको पता ही है कि क्या हुआ है, किस तरीके से जो 8 अफसर थे नेवी के एक्स, वो कतर से वापस आए हैं, उनमें से 7 लोग। लेकिन वो क्यों वहाँ पर फंसे और क्यों गए थे, अब पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, नेवी ऑफिसर्स थे 8 के 8, और जब ये रिटायर होते हैं उसके बाद कतर की एक कंपनी है, डिफेंस कंपनी प्राइवेट, दाहर ग्लोबल कंपनी, वो इन लोग को बुलाती है कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग आइए हमारे यहाँ पर, जो हमारी नेवी के ऑफिसर्स हैं, जो नए नए लड़के तैयार हो रहे हैं, आकर उन्हें ट्रेंड करिए किस तरीके से काम करना है, कैसे सबमरीन बनानी है। एक बहुत बड़ी चीज़ है सबमरीन, क्योंकि जो बाकी देश हैं, हर जगह अपने अपने जो देश हैं वो सबमरीन वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि इंडिया में जो सबमरीन बनती है वो बेस्ट होती है। इंडिया के पास इसकी एक्सपर्टीज़ है और इंडिया खुद सबमरीन बनाता भी है। अब यही चीज़ें बाकी के देश जानते भी हैं। ऐसे में कतर का जो प्राइवेट फर्म है दाहर, वो यहाँ से 8 नेवी ऑफिसर्स को बुलाता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आकर हमारी टीम को समझाइए कैसे कैसे सबमरीन्स बन सकती हैं, क्या क्या उपकरण लग सकते हैं उसमें, किस तरीके से वो काम करेगी, और साथ ही साथ इन्हें ट्रेन भी करिए। अब ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं, काम वगैरह वहाँ पर लगातार होता रहता है। लेकिन ऐसे में इसे आप शक कहिए, डाउट कहिए, या कोई ऐसी चीज़ कहिए कि उन्हें कुछ, कतर में जो कंपनी थी उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे सबको लगता है कि जो 8 मेंबर हैं, जो हमारे यहाँ के एक्स नेवी ऑफिसर हैं, वो वहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। अब पता क्या चलता है, तो कतर को ये चीज़ें पता लगती हैं कि जो इजराइल है वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान के पास ही सबमरीन है और उसी के पास रहे, बाकी देशों में ना फैले, कोई और सबमरीन ना बना ले। और इसीलिए उन्हें लगता है कि इंडिया और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, कतर इस पर भी ध्यान देता है। तो वो शक करता है कि हो ना हो जो ये लोग हैं, जो इंडिया से हमने पूर्व ऑफिसर्स बुलाए हैं नेवी के, ये जासूसी कर रहे हैं इजराइल को, ये हमारे बारे में सारी डिटेल दे रहे हैं, हमारी सबमरीन के बारे में दे रहे हैं, हमारे जो नेवी के कमांडोज हैं, जो सैनिक हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी, जो गुप्त सूचनाएं हैं, वो इजराइल को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें, कतर को इस चीज़ की एक तरीके से डाउट होता है और इसी आधार पर वो उन्हें अरेस्ट कर लेता है। साथ ही साथ वो कतर के भी जो दाहर कंपनी के उस वक्त चीफ थे, जो इन सबको लीड कर रहे थे, इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, उनको भी अरेस्ट कर लेता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जो भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं वो जेल में ही रहते हैं, लगातार कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारी मदद मांगी जाती है। लेकिन पहली बार ये मामला सामने आता है जब जो एक कमांडर हैं पूर्वेंदु तिवारी, उनकी एक बहन जो है वो ट्विटर पर यानी एक्स पर एक
फ़ोटो शेयर करती हैं, साथ ही साथ उस पर पूरी खबर लिखती हैं, बताती हैं कि जो मेरे भाई हैं, साथ ही साथ जो और भी कई सारे उनके साथ ऑफिसर्स गए थे, वो कतर में फंसे हुए हैं, ना ही हम बात कर पा रहे हैं, ना ही उनसे कोई चीज़ें हमें बात करने को मिल पा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। जब ये चीज़ें खबर सामने आती है तब धीरे धीरे भारत सरकार तक पहुँचती है, और भारत सरकार तक पहुँचने के बाद इस पूरी खबर को लाइमलाइट मिलती है, पूरी खबर सामने आती है, तब पता लगता है कि जो हमारे पूर्व नेवी ऑफिसर्स थे वो सारे कतर में फंसे, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। धीरे धीरे वहाँ पर कोर्ट में केस चलता है। पहले इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जब भारत सरकार हस्तक्षेप करती है, इन लोगों से बातचीत करती है, तो उसी को उम्र कैद में बदला जाता है। लेकिन अब वो जो सारे के सारे हैं वो रिहा कर दिए गए हैं कतर की तरफ से, और आज उनमें से 7 जो हैं वो भारत भी आ गए हैं। अब ऐसे में उनके नाम क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और कौन कौन से नेवी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि देखिए सबकी उम्र 60 से ऊपर है, इसीलिए वो लोग रिटायर हैं, और इसीलिए वो एक प्राइवेट फर्म में अपनी एक्सपर्टीज़ की मदद से वहाँ पर उनकी हेल्प करने गए थे। अब वो कौन कौन है यहाँ पर, वो क्या काम कर रहे थे, तो सबसे पहले जिनकी बहन ने शेयर किया था पोस्ट, कमांडर पुवेंद्र तिवारी, ये नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं, और साथ ही साथ नेविगेशंस के ये एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो जैसे सबमरीन वगैरह नीचे चल रही होती है तो डायरेक्शंस क्या देनी है, किस जगह पर जाना है, इनको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरे की बात करें तो कैप्टन नवजोत सिंह गिल हैं, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और ये भी इनके जो फादर रहे हैं वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। तीसरा नाम है कमांडर सुगनाकर पकाला, ये 54 साल के हैं, विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, और ये एक नौसैनिक के तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे इंडियन नेवी में। अगला नाम है कमांडर संजीव गुप्ता का, ये गनरी में स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद है कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार, और साथ ही साथ रागेश नौसेना। ये इन 8 लोग के नाम हैं, और उनमें से 7 आज भारत लौट आए हैं। लेकिन ये किस तरीके से संभव हो पाया, कैसे रिहा हो पाए, क्योंकि पहले इन्हें फांसी दी गई, फिर उम्र कैद में बदली सज़ा, और अब ये सारे रिहा हो गए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, आप इसे भी समझिए कि इसके पीछे की रणनीति क्या है या फिर विदेश नीति क्या है। देखिए, भारत बहुत ज़्यादा ताकतवर देश है, इसकी मिलिट्री पावर को दुनिया मानती है, और इंडियन ओशन जो अरब सागर से लेके इंडियन ओशन और जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें इंडियन नेवी का जो प्रेजेंस है वो किसी से छिपा नहीं है। सबसे ताकतवर नेवी कहें अगर साउथ पैसिफिक रीजन में, तो सबसे ताकतवर देश भारत है। आपको याद होगा 1971 की लड़ाई में हमारी नेवी लाहौर में कूच भी कर चुकी थी, लाहौर पर पूरा कब्जा हो चुका था। अगर और वक्त मिलता तो पूरा पाकिस्तान आज भारत के साथ मिला होता, बलबूते इसके कि नेवी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कई जो नेहरू जी का भी कहना था कि एक देश उतना ही ताकतवर होता है जितनी ताकतवर उसकी नेवी होती है, क्योंकि नेवी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। एक जहाज़ पर कम से कम 2000 लोग रहते हैं। अब 2000 लोगों का रहना, उसका मैनेजमेंट करना, उस पर कौन कौन से हथियार लगे हैं, नेविगेशन लगे, सबकी स्टडी एक कमांडर लेवल का जो ऑफिसर होता है वो करता है। अब जो जितने भी नाम वनिता ने लिए, ये एक अच्छे कमांडर थे। कमांडर से कहने का मतलब इनको मैनेजमेंट का काम आता है, इन्हें टेक्निकल का ज्ञान है, इन्हें हर एक बारीक सी बारीक टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट वाली चीज़ें भी बखूबी आती हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे, क्योंकि देखिए जहाज़ बनाना और भी एक वॉरशिप बनाना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से कहने का मतलब इसमें ऐसे हथियार हैं जो सोफिस्टिकेटेड है, जो कोई आम शख्स या कोई आम कंपनी नहीं बना सकती है, उसके लिए एक अच्छा खासा एक्सपर्टीज चाहिए। तो हमारे कमांडर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्योंकि उन्होंने 2500 साल एक जहाज़ के अंदर जहाज़ कैसे काम करता है उसमें बिता दिए। अब यही एक्सपर्टीज, यही टैलेंट वो भारत में आके ढूंढ रहे थे। पता लगता है कि इसमें जो कमांडर है ये बड़े बड़े युद्धपोतों में तैनात थे, इन्होंने जंगें लड़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज, इनके टैलेंट का इस्तेमाल कर कर जो कतर था वो एक नया सबमरीन बनाना चाह रहा था। अब ये चीज़ें खलती कैसे हैं कि जो इजराइल है, इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई ईरान के अलावा कोई दूसरा मुस्लिम देश भी सबमरीन बना ले, क्योंकि ईरान के पास तो सबमरीन है जो आज तक जो इजराइल को खल रहा है। उसे लग रहा था कि अगर कोई दूसरा देश या कतर के पास भी अगर सबमरीन आ जाए तो ये खतरा हो सकता है, और शायद यही वजह थी कि कतर को भी अपनी सिक्योरिटी पर देखना पड़ा, कि उसे लगा कि शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। लेकिन तारीफ करनी होगी भारत सरकार की। भारत सरकार में जो जयशंकर हैं, विदेश मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने किस तरीके से इस पूरी चीज़ को संभाला। 45 दिन के अंदर फांसी मिले हुए किसी नागरिक को बचा के लाना, मौत के मुंह से बचा के लाना
विदेश मंत्रालय या कहें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन कहते हैं जब आप कोई आप अच्छा काम करते हैं ना तो आसपास लोग आप पर नजर लगा के रखते हैं, बुरी भली बुरी चीज कहते हैं, और कुछ ऐसा ही विदेशी मीडिया भी कह रही है। विदेशी मीडिया का कहना है कि देखिए भारत सरकार ने ऑफिशियली ये कहा कि हमारे लोग वापस आ गए हैं, लेकिन अंदर की बात कहें जो विदेश ये जो मीडिया है वो क्या बात कर रही है, वो कह रही है कि देखिए भारत की जो संबंध है तुर्की के राजशाही परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक के तौर पर तुर्की के राजशाही परिवार से बातचीत की, अमेरिका से बातचीत की, ताकि ये दोनों मिलकर कतर पर दबाव बना सकें कि वो अपने नागरिकों को छोड़ दे और उनको वापस भारत लाया जा सके। अब जो मैं विदेशी मीडिया से यही कहना चाहूंगा, देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हमारा एक एक नागरिक बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर उस पर मुसीबत आएगी तो हम उसे बचाएंगे जरूर। अब विदेशी मीडिया, क्योंकि वो एक साथ कोई एक या दो कैदियों की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे 7 से 8 कैदियों जिन पर आरोप लगा था जासूसी का, उन्हें बचा के लाने के बाद कई विदेशी मीडिया ये भी कह रही है कि देखिए भैया हुआ यूं है कि अभी हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने डील की है कतर के साथ। डील की है, मैं आपको टोटल बता देता हूं, 78 अरब डॉलर का बिजनेस करने का प्लान है भारत का कतर के साथ अगले 24 साल तक, यानी 2048 तक भारत कतर से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेगा, और ये 24 साल की जो मियाद है ये सिर्फ और सिर्फ कतर से बिजनेस किया जाएगा। और शायद विदेशी मीडिया का ये भी कहना है कि जो मोदी सरकार है उन्होंने ये डील की है और इसके बदले में उन्होंने कहा है कि हम आपको पैसे भी देंगे, आपसे गैस भी लेंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारे जवानों को भी छोड़ना होगा। अभी विदेशी मीडिया की पूरी प्लान है, वो उनकी चीजें खटक रही है, उन्हें खल रही है कि कैसे ये इतने सारे नागरिक बिना चुपचाप भारत आ जाते हैं। खबर तो ये भी नहीं आई थी कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। खबर आज तब पता लगती है जब वो एयरपोर्ट से उतरकर बाहर आते हैं, मीडिया बाहर खड़ी थी, तब पता लगता है कि अरे ये तो छूट के बाहर आ चुके हैं। रिहाई की खबर नहीं, सीधा भारत की जमीन पर लैंड होकर भारतीय नौसैनिक भारत सरकार की वाहवाही करते हैं और पूरे देश में एक उमंग की लहर दौड़ पड़ती है। और जो पूरा परिवार था, जो नेवी के अफसरों का पूरा परिवार था, उनमें खुशी की लहर है कि जो चीजें उन्हें लग रही थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 18 महीने पहले, यानी क्या है 1.5 साल से जो पूरा परिवार जूझ रहा था कि अपने बंदों को कैसे बाहर लाया जाए, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर भारत सरकार कोशिश कर रही थी। और ये कोशिश का ही नतीजा है कि आज 8 में से 7 वापस आ चुके हैं, एक को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन तारीफे काबिल है सरकार का कहना कि सरकार ने जो चीजें की हैं, कोई जी चिल्ला चिल्ला के कोई चीजें कहना कि भैया मैंने ये कर दिया, और एक दूसरी चीज होती है चुपचाप करना और डंके की चोट पर करना, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए। वही काम आज भारत सरकार ने किया है।